तो क्या हाल है मेरे भाई। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ये पार्ट 4 वीडियो होगा। चैप्टर नंबर 3 का यह आपका पार्ट 4 वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो यदि आप चैप्टर नंबर 3 का नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट में लिखा होगा क्लास 12 है ना, क्लास 12 फिजिक्स। उसमें सब जो है सीरियल बाय सीरियल जो है वह चैप्टर बाय चैप्टर सबको जो है प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज हम जानेंगे विद्युत धारा तथा परिपथ के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 ये आप जानते हैं। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। तो चलिए आप जानेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत वाहक बल के बारे में। तो विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहा जा रहा है एकांक आवेश। मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक सेल है, ठीक है, ये आपका एक सेल है। तो वही कहा जा रहा है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा उसके अनुपात को क्या कहेंगे, उसके अनुपात को विद्युत वाहक बल कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि सेल में भी आवेश प्रवाहित होना चाहिए और पूरे परिपथ में भी आवेश को प्रवाहित होना चाहिए, और प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत वाहक बल कहेंगे। समझ आ गया होगा। यानी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत वाहक बल कहेंगे। समझ आ गया होगा। चलिए एक बार और हम डिफिनेशन को जो है पढ़ देते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये परिभाषा आप याद रखिएगा और फिगर के साथ हम बता दिए हैं, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत वाहक बल को याद रखिएगा। विद्युत वाहक बल को क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत वाहक बल को क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलम और वोल्ट होता है, जूल बटे कूलम। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलम, और क्या होता है, वोल्ट होता है। जूल बटे कूलम और क्या होता है, वोल्ट होता है। किसका, विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो जूल बटे कूलम, और एक क्या होता है, एक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपसे जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी पूछा जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के विद्युत अपघट के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए पहला नंबर तो आप विद्युत वाहक बल समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, फिर से हम कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको समझ नहीं आया तो हम अगले क्लास में इसको फिर बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो और 1 से 2 वीडियो अभी इस चैप्टर का और लगेगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम फिर से इसको बताएंगे। तो विद्युत वाहक बल आप समझ गए कि क्या विद्युत वाहक बल में हम क्या बताए थे, तो विद्युत वाहक बल में हम बताए थे कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो काम किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी समझ गए, उसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जूल बटे कूलम होता है, वोल्ट होता है, ये भी हम जान चुके हैं। उसके बाद हम जानेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहेंगे, डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमको समझना है ना। विनायक सक्सेना के साथ रहकर आपको क्या करना है, तो फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को रटना नहीं है। फिजिक्स को रटना हमारा उद्देश्य नहीं, फिजिक्स को समझना हमारा उद्देश्य है।
तो चलिए हम जानते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहता है कि सेल के विद्युत अपघट के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि सेल का विद्युत अपघट के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कि इस तार से आवेश जा रही है। ठीक है, इस तार से आवेश जा रही है और इसके बीच में, इस धारा के बीच में रुकावट डाल दिया गया। ठीक है, इस धारा के बीच में क्या किया गया, इस धारा के बीच में रुकावट डाल दिया गया। तो इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे क्या, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। यानी कि सेल के विद्युत अपघट, सेल के, ये हम समझाने के लिए आपको बताएं, यहाँ कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है सेल के विद्युत अपघट, सेल का विद्युत अपघट। चलिए हम बताते हैं। एक सेल बनाइए। ठीक है, एक सेल को आप बनाइए। पहले लीजिए, हम एक सेल, बहुत ही सुंदर सा सेल बनाए। ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब और सुंदर सा सेल है। चलिए हम बना दिए सेल, ये बन गया। उसी यही यहाँ पे डिफिनेशन यही कह रहा है कि सेल के विद्युत अपघट के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। कि धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करेगा, धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करेगा उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। आगे समझ में, विद्युत अपघट के द्वारा, सेल के विद्युत अपघट के द्वारा किसके द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, रुकावट किसके द्वारा डाला जाएगा, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा। यहाँ लिखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट को ही क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को क्या किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के R से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर यह क्या होता है, बढ़ता है। प्लेटों का क्षेत्रफल, चलिए हम इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी कि मान लीजिए कि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से, क्षेत्रफल इतना था पहले, अब क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया गया, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, तब दूरी क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी है ना, मान लीजिए एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। इस पहले प्लेट मानिए कि यहाँ पे था, पहले प्लेट यहाँ पे था। ठीक है, अब इस प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए, इस प्लेट की दूरी यहाँ रख दीजिए, तो क्या हुआ, इस दोनों के बीच जब दूरी बढ़ा क्या हुआ, तो जब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा तो क्या हुआ, तो इसके बीच की दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। तो प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखिएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है। प्लेटों की बीच की यदि दूरी बढ़ाएंगे, प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और प्लेटों की बीच की दूरी घटाएंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घटेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घटेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। दूरी बढ़ाने से बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ाने से घटता है। याद रखिएगा, बस ये दो ही बात है कि दूरी बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे इस दोनों के बीच, इस प्लेट के बीच और इस प्लेट के बीच, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच यदि दूरी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, यदि इस दोनों के बीच क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, घटेगा। याद रखिएगा, दूरी बढ़ाने पर बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाने पर घटेगा। याद रखिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता हुआ दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे टर्मिनल विभवांतर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे, फाइनली जानेंगे टर्मिनल विभवांतर के बारे में जानेंगे। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत वाहक बल में एकांक आवेश को जो है प्रवाहित किया जाता है। विद्युत वाहक बल में क्या था, एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा था, लेकिन
लेकिन बात यहाँ जब टर्मिनल विभवांतर का आता है तो टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, तो टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। ये दो बिंदुओं के बीच जब आवेश प्रवाहित करेंगे ना तो उसी को टर्मिनल विभवांतर हम कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर से इसको समझाते हैं। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर के बारे में हम जानेंगे। चलिए टर्मिनल विभवांतर यहाँ पे हम समझते हैं टर्मिनल विभवांतर के बारे में। ठीक है, देखिए टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है कि टर्मिनल विभवांतर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। इनकी कार्य का मतलब यह है कि दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में, दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, तो टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। याद हो गया होगा। ठीक है, बस ये दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। और इसमें क्या था, इसमें एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा था। इसमें जो था विद्युत वाहक बल में एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा था। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है कि टर्मिनल विभवांतर में दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित किया जाता है। दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। दो बिंदुओं के मध्य आवेश को क्या किया जाता है, तो दो बिंदुओं के मध्य आवेश को क्या किया जाता है, तो प्रवाहित किया जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। टर्मिनल विभवांतर के भी हम जो है समझाने का पूरा प्रयास किया। टर्मिनल विभवांतर भी आपको समझ आ गया होगा। फिर से पढ़ देते हैं। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे, है ना। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ा रहे समझ नहीं आ रहा है, समझा नहीं पा रहा है, ये जो है ये इस वीडियो को बनाना हम क्या है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, इसलिए समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं और आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए टर्मिनल विभवांतर कुछ नहीं है, विद्युत वाहक बल में एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा था और टर्मिनल विभवांतर में क्या हुआ, दो बिंदुओं के मध्य आवेश, दो बिंदुओं के मध्य क्या किया जा रहा है, तो दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं फाइनली किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम 2023 बार पूछा गया, 2023 में पूछा गया। टर्मिनल विभवांतर किरचॉफ के नियम के बारे में पूछा गया था। किरचॉफ का नियम किसे कहेंगे, किरचॉफ के नियमों को लिखे, किरचॉफ के नियमों को लिखे। तो याद रखिएगा किरचॉफ का नियम पूरा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वीवीआई पर्सन, वीआईपी पर्सन, ये वीआईपी पर्सन है, वीआईपी है। ठीक है, वीआईपी मतलब क्या होता है, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी क्वेश्चन ही है। किरचॉफ का नियम बहुत ही वीआईपी है ना, बहुत ही वीआईपी लोग है। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यदि किरचॉफ का नियम यदि आप समझ लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 आप पूरा समझ गए, नहीं तो आप समझना व्यर्थ हो गया। चलिए, किरचॉफ का नियम जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियमों को प्रतिपादन किया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जटिल विद्युत परिपथ, जो विद्युत परिपथ, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत परिपथ जटिल है, जिसको कोई जो है उसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर सकता, जिसे तोड़ नहीं सकता है ना, उसके जटिल विद्युत परिपथ जो जटिल है, उसी विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए, आसानी से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों के दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। याद हो गया, जटिल विद्युत परिपथ, याद रखिएगा जटिल विद्युत, कैसा विद्युत परिपथ, चलिए फिर समझाते हैं कैसा विद्युत परिपथ, तो जटिल विद्युत परिपथ,
जटिल विद्युत परिपथ कैसा परिपथ, तो जटिल विद्युत परिपथ को क्या किया जाता है, तो जटिल विद्युत परिपथ को सरलता से हल किया जाता है, सरलता से हल किया जाता है, सरलता से जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को किरचॉफ के नियम कहते हैं। जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए थे जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए है ना किरचॉफ ने 2 नियम को दिए थे 1842 ईस्वी में, उसे किरचॉफ के नियम कहते हैं। किरचॉफ का 2 नियम दिए थे, कितना नियम, तो 2 नियम दिए थे। तो प्रथम नियम को क्या कहेंगे, प्रथम नियम को हम संधि का नियम कहेंगे कि धारा का नियम। प्रथम नियम को संधि का नियम कहेंगे और दूसरे नियम को क्या कहेंगे, दूसरा नियम को वोल्टता का नियम कहेंगे। प्रथम नियम को संधि का नियम कहेंगे और दूसरा नियम को वोल्टता का नियम कहेंगे। प्रथम नियम को संधि का नियम और दूसरा नियम को वोल्टता का नियम कहेंगे। तो प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम को समझेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम समझेंगे। प्रथम नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, सुनिएगा, कहने का मतलब यह है किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार सब धारा जाएगी, है ना, इस प्रकार सब क्या करेगी, इस प्रकार जो है सब धारा जाएगी और एक जगह जाकर क्या होगी, एक मान लीजिए एक खड्डा है, मान लीजिए ये बहुत ये जो गहरा है, तो क्या होगा, जब इधर से मान लीजिए कि पानी देखे होंगे आप खेत वगैरह में, जहाँ गड्ढा तो जाके पानी क्या होता है, उसी दिशा में पानी जाता है, उसी दिशा में पानी जाता है। तो जिस उनकी प्लस की ओर, मान लीजिए प्लस है तो प्लस की ओर धारा जाता है, प्लस की ओर धारा जाता है, और माइनस रहे तो माइनस की ओर, माइनस रहे तो माइनस वाला क्या होता है, माइनस जो होता है वो प्लस से दूर भागता है, माइनस वाला क्या होता है, प्लस से दूर भागता है। प्लस जो होता है, प्लस जो होता है वो धारा क्या होता है, प्लस की ओर आता है, कि धनात्मक की ओर धारा क्या होता है, आता है, धनात्मक की ओर धारा आता है, और नेगेटिव की ओर धारा क्या होता है, इनकी भागता है, यानी कि आसानी से भागता है। कि नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, भाग जाएगा, और पॉजिटिव नहीं रहेगा तो वह धारा की ओर आएगा। तो ये पॉजिटिव धारा सब है तो एक तरफ आएगा, ठीक है, आएगा। तो यहाँ पे जब सब धारा एक जगह मिल जाएगा तो क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा, सबका योग क्या होगा, सबका योग शून्य होगा। मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4, ये I5, ये I6, I7, I8, यानी कि I मतलब धारा, तो आप सबको जोड़ दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, I6 प्लस I7 प्लस I8, इसी प्रकार जितना नंबर का सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ के जितना आंसर आएगा वही क्या होगा, वही जो होता है वह किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। समझ आ गया होगा, यही किरचॉफ का प्रथम नियम आपका है। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मिटाते हैं इसको। चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम को हम समझेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, वोल्टता का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, वोल्टता का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में, किसी बंद पास में, किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम जो है किरचॉफ के दूसरे नियम को कहते हैं, दूसरा नियम कहते हैं कि वोल्टता का नियम कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें था कि धारा जो होता है वह क्या हो रहा था, तो धारा जो होता है वह कहाँ जा रहा था, तो संधि को मिल रहा था। अब इसमें क्या विभवांतर मिलेगा, ये क्या होगा, इसमें विभवांतर होगा। कहने का मतलब यह है किसी विद्युत परिपथ में, किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। कि विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, तो विभवांतरों का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहेंगे। तो किसी विद्युत परिपथ, याद रखिए किसी विद्युत परिपथ, किसी बंद पास, कोई बंद पास है, ठीक है, कोई बंद पास है,
किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग, समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। उसी को क्या कहेंगे, उसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहेंगे। किरचॉफ प्रथम नियम में धारा जो होता है वो संधि की ओर मिल रहा था, लेकिन किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होगा, इसमें जो होता है विभवांतर जो होता है वो क्या होगा, विभवांतर जो होता है वो बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा। दूसरा नियम में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा। दूसरा नियम में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा। और पहला में क्या होता है, पहला में जो होता है वह धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। याद रखिएगा, पहला में धारा यानी कि प्रथम नियम में धारा जो होता है वह बीजगणितीय धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और दूसरा में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन इसमें जो होता है इसमें बंद पास नहीं था, लेकिन किरचॉफ के दूसरा नियम में क्या होता है, बंद पास होता है। यानी कि कहने का मतलब है किरचॉफ का दूसरा नियम किसे कहेंगे, तो किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, है ना, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर क्या करता है, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, और किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है, और दूसरा नियम क्या करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला आवेश संरक्षण के नियम को ऊपर कार्य करता है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम को ऊपर कार्य करता है। किरचॉफ ने दो नियम दिया था जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, है ना। जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, जिसे क्या कहेंगे, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, है ना। प्रथम नियम में क्या था, धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और दूसरा में क्या होता है, दूसरा में जो होता है वह विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 5 वीडियो कल लाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।